हेलो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप बच्चे को पुरस्कृत करते हैं तो फिर पुरस्कार पाने के लिए वो कार्य करता है, ठीक है। या फिर जब आप बच्चे को दंड देते हैं तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है, ठीक है। तो ये तो अधिगम के लिए प्रेरित करने का सही तरीका नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात। हर बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है और सीखने के लिए क्या होता है, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। ये बात यहाँ पर सही है। जीन प्याजे भी बच्चों को क्या कहते हैं, ज्ञान का सक्रिय निर्माणकर्ता कहते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं अपनी हेरिडिटी से तो मिलती है हमें चीज़ें, साथ ही साथ हम कहाँ से सीखते हैं चीज़ों को, इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसमें हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। यहाँ पर केवल आनुवंशिकता दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए सीमित नहीं करती है बल्कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है ना। यहाँ पर बच्चा समाज में अनेक कौशल सीखता है, अपने रहने का तरीका सीखता है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में हेल्पफुल होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि दे रखा है निर्धारित व सीमित करती है। तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ से हटेगा। यहाँ पर सिंपली सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं निगेटिव टैग टैग वर्ड आपके यहाँ पर क्या क्या है। देखिए पुरस्कृत एवं दंडित देना, जब भी बच्चे को पुरस्कार या फिर दंड देने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा अगर किसी भी ऑप्शन में केवल दे रखा हो तो वो भी क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके साथ साथ अगर किसी चीज़ को सीमित करने की बात की जाए तो वो भी क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर भी करा रही हूँ, साथ ही साथ जो निगेटिव वर्ड हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो भी यहाँ पर बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले किस क्वेश्चन में यूज करना है आपको निगेटिव वर्ड और किस क्वेश्चन में नहीं यूज करने हैं, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हुई है, खाली स्लेट के रूप में, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। छोटे वयस्कों के रूप में, देखिए छोटे वयस्क नहीं होते बच्चे, बल्कि ये तो ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर गलत है। ये प्रगतिशील कक्षा शिक्षा जो है नहीं कहती है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, देखिए कभी भी आपके एग्जाम में निष्क्रिय वर्ड आए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये भी क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा निष्क्रिय होता है तो वो किसी चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाता है ना। सिर्फ और चीज़ों को अपने माइंड में भर लेना, इस तरीके की अगर ऑप्शन दे, जैसे कि खाली स्लेट होता है, यानी टीचर क्या करेगा, उसके माइंड में ज्ञान को भरेगा, तो ये ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पर नहीं होगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बिल्कुल सही बात, जहाँ पर सक्रिय वर्ड हो, अन्वेषक वर्ड हो, वो ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। यानी बच्चा क्या होता है, खोज करता होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, यही आपकी प्रगतिशील शिक्षा कहती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय एक आपका पॉजिटिव वर्ड है ना। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित प्रक्रिया है। देखिए अनुबंधन की बात नहीं करते हैं, है ना। ये किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो लर्निंग क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि जो ले वाइगोस्की है समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति और भाषा, तीन चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, इसकी बात जो है ले वाइगोस्की नहीं करते। निष्क्रिय मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। जिस भी ऑप्शन में आपको निष्क्रिय दिखे वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके के व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पुरस्कार एवं दंड देना क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जीन प्याजे क्या कहते हैं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। जैसे जैसे वह दुनिया के व्यवहार और कौशल का
प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं, यानी वो क्या करता है, धीरे धीरे करके जो है दुनिया के बारे में जानता है, चीज़ों को सीखता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यही बात जीन प्याजे कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण, देखिए जहाँ पर भी नकल की बात हो या फिर अनुसरण की बात हो तो ये भी आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया ये आपके व्यवहारवादी से संबंधित है, बट हमें जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब विभिन्न विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने आप लोग को बताया था, जो सक्रिय वर्ड है ये क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव वर्ड होता है ना। जब भी बच्चा एक्टिव हो तो वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। बट हम बाकी के भी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। देखिए जब भी टीचर जो है कंट्रोल करे क्लासरूम को तो वो ऑप्शन नहीं होगा। ये भी क्या होता है, नियंत्रण करना क्या होता है, आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है ना। क्योंकि इससे बच्चा फिर सीख नहीं पाता है, बच्चों को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा है क्लासरूम में, है ना। तो बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए सीखने के लिए। यहाँ पर दे रखा है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए याद करना क्या होता है, आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। यहाँ पर मैंने कई सारे आपको निगेटिव टैग वर्ड बताए। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको टैग वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हमें यूज करना है और कहाँ पर नहीं करना। ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस भी ऑप्शन में याद करना, नियंत्रण केवल दे रखा हो, पुरस्कार एवं दंड दे रखा हो, वो ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को कराऊंगी जिसमें आपको थोड़ी बहुत आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करना मैंने आप लोगों को क्या बताया था, निगेटिव टैग वर्ड, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है। लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे कि आकार, संज्ञान तथा संवेगों में वयस्क की तुलना में कम है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को यहाँ पर कम बताया जाए या फिर जो है किसी से कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, तो वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। कोरी पटिया खाली स्लेट, अगर मैंने आप लोगों को बताया था जब भी बच्चे के अंदर ज्ञान भरने की बात है तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। जिसके जीवन को अनुभव के आधार पर पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। एक निष्क्रिय प्राणी, तो निष्क्रिय तो मैंने आप लोगों को बताया था, निष्क्रिय क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, नहीं, ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, अन्वेषक क्या होता है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जब बच्चा खोज करे, समस्या समाधान करे, तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सही होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चों को जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, बिल्कुल सही बात है ना। बट हम बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। देखिए ऐसा नहीं कि टीचर बिल्कुल ही क्लासरूम से बाहर चले जाए, बिल्कुल ही क्लासरूम को छोड़ दे, नहीं, टीचर भी रहना चाहिए क्लासरूम में और बच्चा भी रहना चाहिए। बट बच्चा जब चीज़ों को सीख रहा है, कहीं पर उसको प्रॉब्लम हो रही है किसी तरीके को, तो टीचर क्या करे, वहाँ पर हेल्प बच्चे को प्रोवाइड करे, थोड़ी सी स्कैफ होल्डिंग दे बच्चे को, है ना। तो ये ऑप्शन गलत। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बट ध्यान में रखिएगा, जो सहयोगात्मक है ये क्या आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बट देखिए यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चनों को बताऊंगी, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको टैग वर्ड का यूज करना है और कहाँ पर नहीं करना है। सहयोगात्मक क्या होता है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, बट इसके साथ में क्या दे रखा है, उस चीज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। होना था प्रत्येक समूह की निगरानी करना, निगरानी करना नहीं होता है। जब भी बच्चा सहयोग से चीज़ों को सीख रहा होता है तब वहाँ पर ये पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में लिया जाता है ना।
उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार तथा प्रतिभाशाली बच्चे हैं। देखिए सहयोग करना भी आपका एक जो है पॉजिटिव टैग टैग वर्ड है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यानी सिर्फ होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है। हमें सभी बच्चों का सहयोग करना है, ठीक है, किसी एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों का। तो ये ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पर हटेगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि हम सभी बच्चों के प्रति जो है ईमानदार रहें, सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में, चाहे बच्चा दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, एजुकेशन प्रोवाइड करें, बट कैसी एजुकेशन, एज पर नीड एजुकेशन, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, है ना। तो आपका इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जो हमारा डेवलपमेंट होता है और जो हमारी लर्निंग होती है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, नहीं, ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। देखिए हम ये नहीं बता सकते कि किसकी दर अधिक है किसकी दर कम है, तो ये भी नहीं होगा। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और साथ ही साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। इन दोनों का जो है आपस में संबंध होता है, विकास का और लर्निंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक विकास में बल दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली जो पुरस्कार और दंड होता है ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये ऑप्शन आपका हटेगा। यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया तो मैंने आप लोग को बताया व्यवहारवाद से संबंध रखता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अनुकूलन एवं संगठन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिए गए, जीन प्याजे के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली ले वाइगोस्की अकॉर्डिंग पूछा था, तो सिंपली आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। पारस्परिक क्रिया यानी सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को सिंपल ट्रिक बताया हुआ था कि जब भी समाज की बात हो, कल्चर की बात हो और लैंग्वेज की बात हो, तो आप ले वाइगोस्की के साथ में जाइएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग एवं नियोजन एवं संचालन, जो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना होती है। यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पुरस्कार पाने के लिए जो है किसी कार्य को करने का निर्णय ले रहा है ना। इसीलिए बच्चों को बार बार पुरस्कार नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो पुरस्कार पाने के लिए कार्य करने लगता है ना। तो यहाँ पर वही ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। देखिए बच्चा यहाँ पर अन्य लोगों को खुशी करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य कर रहा है। स्वयं पर निपुणता और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो पुरस्कार पाने के लिए कार्य कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दे रखा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या कर रहा है, किसी पुरस्कार को पाने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, यानी भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, देखिए आनंद के लिए बच्चा नहीं कार्य कर रहा है, पुरस्कार के लिए कार्य कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि पुरस्कार एवं दंड देना क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है, बट देखिए इस ऑप्शन में तो पुरस्कार दे रखा है आपका, बट इसके साथ में क्या दे रखा है, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बार बार कि आप निगेटिव टैग वर्ड तो पढ़े, बट इसको किस तरीके से यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी सिर्फ अगर टैग वर्ड पढ़ के गए होंगे तो यहाँ पर वो मिस्टेक करेंगे। सिंपली बहुत सारे अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पुरस्कार के बिना लिखा हुआ है, ठीक है, यानी पुरस्कार नहीं देना है बच्चों को।
तो इस ऑप्शन पे वो टिक करके आ जाते हैं। बट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहना। तो फिर तो बच्चा ऐसा काम तो कर नहीं रहा है, वो तो क्या कर रहा है, पुरस्कार पाने की इच्छा से किसी कार्य को कर रहा है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिंपली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए जब भी पुरस्कार के बिना किसी कार्य को करने की बात की जाए तो वो आपका वहाँ पर पॉजिटिव वर्ड के अंदर काउंट होगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार से संबंध होता है। द्विदिशेयी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात। संज्ञान हमारे संवेग को प्रभावित करता है और संवेग हमारे संज्ञान को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जब इमोशनल रूप से अच्छा फील नहीं करते हैं तो क्या आपका जो दिमाग है, ठीक है, जो माइंड होता है, कॉग्निशन, क्या अच्छी तरीके से काम कर पाता है, नहीं करता है, ठीक है। हमारा किसी चीज़ को सीखने में मन नहीं लगता है, हम किसी चीज़ को जो है सुनना नहीं चाहते हैं, इरिटेशन फील करते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली रूप से उस टाइम अच्छे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इमोशन है वो हमारे संज्ञान को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर हमने कोई अच्छी चीज़ सुन ली तो उस टाइम हम बहुत अच्छा फील करते हैं, या फिर हमें किसी ने जो है कुछ कह दिया तो वहाँ पर हम बहुत बुरा फील करते हैं, या फिर जो हमारे इमोशन होते हैं वो उस टाइम ठीक नहीं रहते हैं, है ना। तो संज्ञान और संवेग दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, द्विदिशेयी होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये कहना गलत है बिल्कुल। एक दिशेयी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है ना। एक दिशेयी यहाँ पर भी दे रखा है तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे का सीखने में मन लग रहा है तो बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप जो है इमोशनल रूप से सही हैं, इमोशनल रूप से स्वस्थ हैं, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। ये चीज़ आप अपने ऊपर भी फॉलो करके देख सकते हैं कि अगर आप जब आपके जो इमोशंस है अगर वो सही तरीके से होते हैं, सही तरीके से बिल्कुल आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। बट वहीं पर अगर जो है आप इमोशनली रूप से अच्छे नहीं है तो बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पाते, इवन सीखने में मन ही नहीं लगता है ना। तो ये भी सही है। शिक्षा शास्त्र रणनीति, किस रणनीति का यूज किया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से स्टडी की जा रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए एग्ज़ाम में के लिए मेहनत तो बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, बट कुछ ही लोगों का क्वालिफाई होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रणनीति से जो है पढ़ाई की है, उस तरीके से जो है उन्होंने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल सही बात है। बच्चा अपने समाज से, संस्कृति से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो चारों ही चीज़ें क्या करती हैं, लर्निंग को प्रभावित करती हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी बच्चों को डांटना या फिर दंड की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ये निगेटिव वर्ड होता है आपका। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। जब बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा है, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो हम क्या करें, इन अवधारणाओं को चुनौती दे, ताकि बच्चे की जो स्किल है, जो थिंकिंग है, और भी ज़्यादा डेवलप हो, है ना, समझ विकसित हो उसकी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। देखिए खारिज नहीं करना चाहिए। जब भी अनदेखा करने की बात हो, खारिज करने की बात हो, तो ये भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है ना। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए नहीं, इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के जो विचार और सिद्धांत होते हैं, इसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया अनदेखा करना भी क्या होता है, आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, देखिए यही जो है एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछ रखा है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात। जब बच्चा अनुमान लगाता है चीज़ों के बारे में तो बेहतर तरीके से सीखता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों को इनक्रेज करने की जहाँ पर भी बात है तो वो आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी क्या होता है,
पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसमें बच्चा प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। संवाद एवं परिचर्चा की बात है तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो ये तीनों बातें सही है, बट हमसे निगेटिव पूछ रखा था तो इसलिए तीनों कटेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्क सीट देकर। देखिए, बच्चा का वैसे भी पढ़ने में ध्यान नहीं है ना। अगर ऐसे में एक टीचर जो है उसे और भी गृह कार्य देता है तो फिर तो बच्चा स्कूल ही नहीं आना चाहेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, तो फिर इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होगी, वो समझेगा कि वो दूसरे बच्चों से अलग है। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना निगेटिव टैग वर्ड होता है। हमें बच्चों को डांटना नहीं आता है। ठीक है, इससे बच्चा जो है जो उसकी जिज्ञासा होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं जो उसकी क्रिएटिविटी होती है वो दब जाती है, बच्चा फिर सीख नहीं पाता है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे से बात करते हैं, जब एक टीचर जो है बच्चे से इमोशनली रूप से कनेक्ट होता है तो वहाँ पर जो बच्चा होता है वो टीचर के सामने अपनी सारी बातों को शेयर करता है। ठीक है, और टीचर भी उसको अच्छी तरीके से समझ पाता है कहाँ पर बच्चे के सीखने में कमी आ रही है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद बच्चे का जो है उसको अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करके या फिर जिस जगह पर उसको कमी आ रही है उस चीज़ को समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड करता है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यंत्रवत याद करना क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो सिंपली ये ऑप्शन आपका यहाँ से हटेगा। अनुबंधन आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कंडीशनिंग के बाद कौन करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं। और दंड भी क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो सिंपली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनावादी उपागम जो है क्या बताता है कि जो भी चीज़ें हम बच्चों को बताएं वो क्या करें, उनके प्रीवियस नॉलेज से, जो पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेट कर बताएं, ताकि बच्चा जो है उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। ठीक है, जब आप कोई चीज़ पहले से जान रहे हैं, अब वहाँ पर आपको जो है क्लासरूम में जो कोई चीज़ टीचर उसी चीज़ से जो है रिलेट करके बताते हैं तो आप जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। इसी तरह जो बच्चा होता है, जो चीज़ें उसने अपने इन्वायरमेंट समाज में देखी है, अगर जब उसको एक टीचर वहीं से रिलेट करके चीज़ों को बताता है तो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह। ठीक है, वैसे तो उद्दीपक प्रतिक्रिया थॉर्नडाइक ही दी है, मतलब व्यवहारवादी लोग। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, जो कि वाइगोस्की भी कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है एक तरीके से। आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, जब भी याद करने की बात हो, स्मरण की बात हो, तो वो आपका नहीं होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा पुरस्कार एवं दंड भी क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये दो ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर सिंपली सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये कहना देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो बच्चे के गुण होते हैं वो पूरी तरीके से परिवेश से निर्धारित नहीं होते। इसमें हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है, आनुवंशिकता का भी रोल होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल होता है ना। तो किसी एक पक्ष की जब भी बात हो तो वो आपका क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होता है। यह विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। देखिए ये बात तो सही लग रही है, बट हम बाकी के दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये सभी मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते कि जो बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, ये है तो, बट इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं तथा उनमें सभ्य
और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बच्चे दुष्ट नहीं होते बल्कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जो है 3 ऑप्शन तो बाहर, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप से होता है। इस चीज़ को जरा यहाँ पर समझिए। जैसे कि हर एक बच्चा क्या आएगा, पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता अवस्था में आएगा। ठीक है, यानी ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा शिशुअवस्था में आए बिना ही किशोरावस्था में फिर बाल्यावस्था में पहुंच जाए, नहीं, हर एक बच्चा पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा और फिर यहाँ पर वयस्कता अवस्था में आएगा। ठीक है, तो जो स्टेज है, इन स्टेज से हर बच्चा होकर के गुजरेगा, बट जो रेट होती है, जो दर होती है, जो समय होता है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है 1 साल में ही बोलना सीख गया, बट वहीं पर जो है दूसरा बच्चा हो सकता है कि 2 साल में भी बोलना ना सीखे, है ना। तो रेट क्या होती है विकास की, अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट हर बच्चा जो है इन स्टेज से होकर गुजरेगा ही, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। देखिए बेसिकली जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका 2 से 6 साल जिसको आप लोग अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो दे रखा है मध्य बाल्यावस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 12 साल तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। देखिए संवेदी और चालक ये कब होता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। इसमें क्या करता है, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज करके बच्चा चीज़ों को सीखता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ये कहना भी गलत हो जाएगा। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। देखिए अमूर्त थिंकिंग बच्चा यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करता है, जब वो 11 से 15 साल तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्चा 7 से 12 साल तक का है, तो इसके अंदर तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर बच्चे तार्किक रूप एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। अगर आप देखें जो जीन प्याजे की 3rd स्टेज है जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक होगा, एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें भी बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक तर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ जो चीज़ें मूर्त होती है प्रकृति में उसके बारे में थिंकिंग कर पाता है, यानी जिसको वो टच एंड फील कर पाता है ना। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगी। इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है CCS के थ्रू, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियस चीज़ों को एक क्रम में लगा लेता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जीन पैसे से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को कराया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जब भी समाजीकरण की बात हो तो इसके बेसिकली 2 कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ से बच्चा जो है रहने के तरीके, कौशल, मूल्य सीखता है, वो क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। तो परिवार, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में ही जन्म लेता है, वहीं से वो जो है अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने भाई बहन को देखता है और उनसे चीज़ों को सीखता है। तो परिवार क्या होता है, समाज का एक छोटा स्वरूप ही तो होता है। तो जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है वो क्या होता है, परिवार होता है। इसके अलावा बच्चा परिवार के बाद जो है मीडिया से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, स्कूल में जाता है, तो ये क्या होता है, सामाजिकरण के द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए परिवार एवं पास पड़ोस 2 दे रखा है, कभी कभी पास पड़ोस को जो है द्वितीय कारक के अंदर काउंट कर लेते हैं ये लोग, और कभी कभी प्राथमिक कारक के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परिवार के बाद बच्चा पास पड़ोस से चीज़ों को सीखता है, इसके बाद विद्यालय से सीखता है। ठीक है, तो कभी कभी वो ऑप्शन जिस तरीके से दिया रहेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिवार हमेशा प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, और स्कूल, ठीक है, विद्यालय जो है हमेशा ही द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं चेंज होती हैं। देखिए परिवार तो प्राथमिक एजेंसी है, इसमें दे रखा है द्वितीयक एजेंसी है, तो ये नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक एजेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मध्य एजेंसी भी नहीं है। यहाँ पर 3rd ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के कौन से कारक है, समाजीकरण। आज का लास्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान
स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। यानी जितना आप खुद चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है, और किसी वयस्क व्यक्ति के हेल्प से जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्कैफोल्डिंग। फॉर एग्जांपल कि जब आप साइकिलिंग स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर स्टार्टिंग में तो आपको साइकिल चलाना नहीं आती है, बट जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके वहाँ पर जो पेरेंट्स ने या फिर जो भाई बहन है हमारे, उन्होंने क्या की, थोड़ी सी हेल्प हमको दी, ठीक है, मदद दी थोड़ी सी, तो इसी को लेवाइगोसी क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस बार जो 21 जनवरी का आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था इसमें तो नया वर्ड देखने को मिला, आलम्बन। तो इसका नाम जो है आप इंग्लिश में ही याद करिएगा, स्कैफोल्डिंग। इसको हिंदी में पार, ढांचा, ठीक है, अनेक नाम से देखने को मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, जिसमें कि जो आंसर होते हैं वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो अगर आपने जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक जो है प्रोवाइड करा दूँगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।